वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊँगी। देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना हैंड टू हैंड लिखने बता दूँगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 75 पर चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है मेरा बचपन। चैप्टर के टाइटल से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है बचपन से रिलेटेड है, क्योंकि बचपन से रिलेटेड यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिख रही हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इस चैप्टर में अपने बचपन की यादों को बताया है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ना अच्छे से पता चल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस चैप्टर में अपने बचपन की कौन कौन सी बातें बताई हैं। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती। देखो लेखक क्या कहते हैं कि उन्हें अपना बचपन बहुत याद आता है और वो अपने बचपन की बातों को नहीं भूल पाते। उनको अपना कच्चा टूटा घर, पयाल का बिछोना, नंगे पाँव और नंगे बदन, खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना बहुत याद आता है। आगे कहते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। उस टाइम मेरी उम्र 8 साल की थी और हलदर मुझसे 2 साल जेठ यानी कि बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। मटर और जौ का चबेने का मतलब है बच्चों जिस तरीके से हम बेलपूरी में सूखी सूखी चीज़ें डालकर खाते हैं ना, मुरमुरे घीले चने मिक्स करके, ऐसे ही मटर और जौ को मिक्स कर कर चबेना बनाते हैं। तो लेखक और यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी और उनके भाई हलदर पढ़ने जाने से पहले सुबह सुबह प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना खाकर जाते थे। आगे रामलीला के बारे में बताते हैं कि रामलीला को देखने में उन दोनों को बड़ा मज़ा आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था और मेरे घर के पास जिस घर के अंदर रामलीला के पात्र यानी कि कैरेक्टर तैयार होते थे वो घर लेखक के घर से बिल्कुल मिला हुआ था, यानी कि वो घर बिल्कुल बराबर था जिस घर के अंदर रामलीला के कैरेक्टर तैयार होते थे। आगे लेखक कहते हैं कि 2 बजे से ही इन पात्रों को तैयार करना शुरू कर दिया जाता था और लेखक भी इन पात्रों की सजावट के छोटे मोटे से काम बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ कर दिया करते थे। उस टाइम पर लेखक को बचपन में इन कामों को करने का इतना उत्साह था कि आज जब वो जवान और बूढ़े हो गए हैं तो इतना उत्साह तो उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए भी नहीं होता है जिस टाइम पर बचपन में पात्रों की सजावट के काम को करने में उनको मज़ा आता था। आगे है गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो मैं लोटपोट हो जाता हूँ और उनके साथ लेखक का गुल्ली डंडा खेलने का मन करता है। लेखक कहते हैं कि गुल्ली डंडे को खेलने के लिए ना किसी लोन की ज़रूरत होती है, ना कोर्ट की, ना थापी की, ना पैसों की। बस मज़े से एक पेड़ की टहनी तोड़कर गुल्ली बना लो, 2 खिलाड़ी आ जाएंगे और खेल खेलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो विलायती यानी कि विदेशी खेलों की बुराई करते हुए कहते हैं कि विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यानी कि सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि इनके सामान महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे बहुत दीवाने हो गए हैं। हम पैसे खर्च कर कर अंग्रेज़ी खेल खेलते हैं मगर जो अपने देश के देशी खेल हैं उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। इसके आगे लेखक बताते हैं कि उनके बचपन के अंदर हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना गेम खेलने के नाम पर लिए जाते थे। किसी को ये नहीं सोचता था कि भारतीय खेल तो बिना रुपए पैसे के खेले जाते हैं, बच्चों को भारतीय खेल खिला दिए जाएं, है ना। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खेला जाए जो बिना दाम और कौड़ी के खेले जाते हैं। आगे कहते हैं कि ठीक है, अब गुल्ली के बारे में खामी निकालते हुए कहते हैं लेखक कि हाँ ये बात ठीक है कि गुल्ली से आँख के फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट के बैट से सर के टूट जाने का भय नहीं रहता। अब लेखक देखो क्रिकेट के बैट को कहते हैं कि अगर गुल्ली से आँख को फूटने का डर रहता है तो बैट से भी तो सर के फूटने का डर रहता है। आगे कहते हैं कि अब मैं जवान हो गया हूँ और मेरे माथे पर गुल्ली की चोट का निशान जो कि बचपन में लगा था वो आज तक है और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं, यानी कि मेरे दोस्त अब उम्र दराज हो गए हैं, अब वो थापी की जगह बैसाखी हाथ में लेकर चलते हैं।
खैर ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। अब लेखक क्या कहते हैं कि खेल खेलना तो अपने अपने मनपसंद की बात है, जिसका जो दिल चाहे वो गेम खेल सकता है, मगर मुझे तो गुल्ली डंडा ही सब खेलों में सबसे अच्छा लगता है। मैं प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर टहनियाँ चढ़कर काटना और गुल्ली बनाकर खेलता था। क्या बताते हैं लेखक कि उन्हें गुल्ली डंडा इतना अच्छा लगता था खेलना कि वो सुबह सवेरे घर से निकल जाते थे, पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों की टहनियाँ तोड़ते थे, गुल्ली बनाते थे और गुल्ली डंडा खेलते थे। वे उत्साह, लगन, वे खिलाड़ियों के जमघट, लड़ाई झगड़े, सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था और अभिमान की भी बिल्कुल गुंजाइश न थी। लेखक क्या बताते हैं कि जब वो छोटे थे, गुल्ली डंडा खेलते थे तो उनके दोस्त और वो बिल्कुल सीधे सरल स्वभाव के थे, लड़ते झगड़ते भी थे, मगर उस टाइम पर अमीर और गरीब जैसी कोई बात नहीं थी। अब देखो घर वाले बिगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेखक सुबह सुबह प्रातःकाल गिल्ली डंडा खेलने के लिए निकल जाते हैं। उनके पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। लेखक को तो नहाने की सुध होती थी, ना खाने की। बस गुल्ली को ही उन्होंने अपनी दुनिया समझ रखा था कि गुल्ली ही ज़रा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास थी और तमाशे का आनंद भी भरा था। क्या कहते हैं लेखक कि बचपन में बस गुल्ली के अंदर ही उन्हें दुनिया भर की हर मिठाई की मिठास नज़र आती थी। वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे गुल्ली डंडा खेलने में कि उनके घर वाले नाराज़ रहते थे, क्योंकि ना उन्हें खाने पीने की फ़िक्र होती थी और ना ही नहाने की सुध होती थी। तो बच्चों, इस चैप्टर को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने, क्योंकि इन्होंने इस चैप्टर में अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताई हैं। अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? तो आप पहला आंसर क्या लिखोगे कि पहला क्वेश्चन है कि लेखक को रामलीला की तैयारियों में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार, लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? तो आप आंसर लिखोगे कि लेखक को रामलीला की तैयारियों में रामलीला के पात्रों की सजावट का काम सबसे अधिक उत्साहित करता था। वे दोपहर से वहां जाकर बैठ जाते थे जिस घर में, यहाँ पर मैं लिख देना, जिस घर में पात्रों की सजावट होती थी। उत्साह के साथ दौड़ दौड़ कर उनके छोटे मोटे काम भी सजावट के करते थे, है ना, वह करते थे। तो बच्चों पहले आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख देना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको लेखक की बचपन की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी, वे बातें आपको अच्छी क्यों लगी? क्यों का भी जवाब देना है कि आपको ये बातें क्यों अच्छी लगी। तो सबसे पहले बताओगे कि मुझे लेखक के बचपन की निमन बातें अच्छी लगी। लेखक का दोपहर से पात्रों की सजावट देखना, दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना, उनका आम के पेड़ों पर चढ़ना। अब क्यों अच्छी लगी कि मुझे ये सब बातें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सभी बातों से लेखक की बचपन की सुखद यादें और उत्साह का पता चलता है। मुझे रामलीला का वर्णन भी उत्साहपूर्वक लगा, है ना। मुझे रामलीला का वर्णन, यहाँ पर भी लगा देना, ये नहीं, ठीक है, वर्णन उत्साहपूर्वक लगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो खेलते समय मुझे चोट ना लगे इसके लिए मैं ध्यानपूर्वक खेलती हूँ, सुरक्षा उपकरणों तथा नियमों का पालन भी करती हूँ ताकि मैं और अन्य खिलाड़ी चोटिल ना हो। अब देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है कि लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या बातें करते होंगे? तो आंसर होगा कि लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे घर परिवार तथा खेती से संबंधित बातें करते होंगे तथा लेखक के सुबह सवेरे घर से गुल्ली डंडा खेलने जाने पर भी नाराज़ होते होंगे, क्योंकि बच्चों लेखक सुबह सुबह घर से गुल्ली डंडा खेलने के लिए निकल जाया करते थे। तो बच्चों इस आंसर का भी हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ में हैंड टू हैंड लिख देंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के नीचे भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु कितनी थी? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि, अब देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु 10 वर्ष की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का क्या कारण बताया?
क्या कारण बताया था लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का? आंसर लिखोगे कि लेखक के अनुसार उनके घर वालों के क्रोध का कारण लेखक का प्रातःकाल गुल्ली डंडा खेलने के लिए घर से निकल जाना था। सेकंड का आंसर है बच्चों ये, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों के अंदर क्या अंतर है? तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में ये अंतर है कि विलायती खेलों को खेलने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि गुल्ली डंडा खेलने के लिए पेड़ की टहनी तोड़कर गिल्ली बना ली जाती है। याद रहेगा कि विलायती खेलों को खेलने के लिए पैसों का खर्चा होता है, जबकि देसी खेलों में नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है कि इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन किन अनुभवों को, किन किन बातों को याद किया है? तो बच्चों चौथा आंसर लिखना है कि इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के निम्न अनुभव याद किए हैं, जैसे कि कच्चा टूटा घर, पयाल का बिछोना, नंगे बदन नंगे पाँव, खेतों में खेलना, आम के पेड़ों पर चढ़ना तथा दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना। यहाँ पर डंडा लिख देना, गिल्ली डंडा। गिल्ली की जगह बच्चों आप चाहो तो गुल्ली डंडा भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर गिल्ली डंडा लिखा है, आप गुल्ली डंडा भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह। तो देखो बच्चों चारों क्वेश्चन आंसर बता दिए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं? तो देखो जो जो काम लेखक ने अपने बचपन में किए हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो आपने भी किए हैं? तो आप फर्स्ट के आंसर को इस तरीके से लिख सकते हो कि देखो क्वेश्चन भी दिख रहा है और आंसर भी स्क्रीनशॉट लेकर दोनों हैंड टू हैंड कॉपी में लिखना। तो आप लिख सकते हो कि लेखक की बचपन की तरह हम भी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं। जैसे कि वो गुल्ली डंडा खेलने के लिए उत्साहित रहते थे, हम कबड्डी खेलने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब नानी के घर जाते हैं तो आम के पेड़ पर भी चढ़ती हूँ मैं। क्या लिखोगे? जब नानी के घर जाती हूँ तो मैं आम के पेड़ पर भी चढ़ती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन कौन से खेल और खिलौनों को स्वयं बना लेते हैं? किसी एक को बनाकर कक्षा में लाएं और समूह में उसकी बैठकर चर्चा करें। तो बच्चों सेकंड का आंसर है कि मैं स्वयं हार्डबोर्ड का चिड़िया बल्ला बना सकती हूँ तथा लूडो भी बना सकती हूँ। तो आप खुद बनाकर अपने स्कूल में बच्चों को दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि आपने कैसे बनाया। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पड़ोस की किन वस्तुओं को खेलने के लिए उपयोग में लाते हैं? तो हम चिड़िया बल्ला खेलने के लिए कभी कभी गत्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं। गट्टे खेलने के लिए पानी की बोतल की ढक्कन भी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन कौन से काम बड़े उत्साह से करते हैं? है ना, चौथे का आंसर है। क्वेश्चन ये रहा, आंसर को फोल्ड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन और आंसर साथ साथ लिखे हुए दिख जाए। तो देखो चौथे क्वेश्चन का चौथा आंसर होगा कि मैं पिकनिक पर जाने की तैयारी, स्कूल में सजावट का काम, घर में मेहमान आने पर माँ की मदद आदि बड़े उत्साह से दौड़ दौड़ कर करती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि आप कौन कौन से काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर करते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि ये क्या है? एक समुद्री कीड़े का खोल है जिसे पुराने समय में मुद्रा यानी कि पैसों की तरह उपयोग किया जाता था। ये क्या है? काठ का चपटे और चौड़े सिर का डंडा है ना, जिसे थापी कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों ये क्या है? चबाकर खाने के लिए भुना हुआ अनाज है जिसे चबेना कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पेरेंट्स दिख रहे हैं आपको, भ्रमण करना अथवा पेरेंट्स और बच्चे इधर उधर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दिन भर क्या क्या काम करते हैं? जैसे कि आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं उनकी सूची यानी कि लिस्ट बनाओ। तो हम दूध, चाय, बिस्किट, दाल चावल, रोटी, रायता, फल, खीर, आइसक्रीम, पकोड़े आदि खाते हैं। जो आपका दिल चाहे आप जो जो चीज़ें खाते हैं अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 80 पर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठा। दोपहर शब्द बना है पहर से।
और बच्चों पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग यानी कि 3 घंटे का समय। देखो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, है ना, और एक पहर, है ना, एक पहर के अंदर 3 घंटे होते हैं, है ना। तो अगर हम 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा, यानी कि एक दिन के अंदर 7 पहर होते हैं 3 दिन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक दिन और एक रात में कुल मिलाकर कितने पहर होते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 3 8 सॉरी यहाँ पर 8 आएगा ना, 3 8 ज़ा 24, मैंने गलती से बच्चों 7 बोल दिया था। तो आंसर होगा कि तो एक दिन और एक रात में 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3 8 ज़ा 24 होता है। 3 के टेबल में 24 8 नंबर पर आता है, तो आंसर होगा 8 पहर होंगे। याद रहेगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक पहर कितना होता है 3 घंटे का। तो 3 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए 4 पहर दर्शाए गए हैं, आप इन चारों पहरों में क्या क्या करते हैं। जैसे सबसे पहला पहर है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक प्रातः। तो मैं प्रातः 6 बजे सोकर उठती हूँ, स्नान करने के बाद, यहाँ पर लिखना स्नान करने के बाद 7 बजे नाश्ता करती हूँ। 7:45 है ना, 7:45 बजे स्कूल के लिए मैं निकल जाती हूँ। अब 9 बजे से 12 बजे तक, यदि मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाती उस दिन सुबह 9 बजे बाग में जाकर अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। 12 बजे दोपहर को भोजन करने वापस घर चली जाती हूँ, और यदि स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में रहती हूँ। अब देखो आगे है 12 बजे से 3 बजे तक। तो 12 बजे से 2 बजे तक मैं स्कूल में होती हूँ। स्कूल से आने के बाद मुँह हाथ धोकर 2:30 बजे पर मैं खाना खाती हूँ, है ना। फिर 3 बजे से 4 बजे तक सोती हूँ। इसी तरीके से 3 बजे से 6 बजे तक। तो दोपहर 3 बजे सोने के बाद 4 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे अपना गृह कार्य करने बैठती हूँ और 6 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती हूँ। अब आगे है कि आपने इनमें से कौन कौन सी तमाशे देखे हैं, जैसे कि कोई करतब देखा होगा सड़क पर, या बायोस्कोप, या नाटक, या फिर कठपुतली का खेल। जो भी आपने देखा होगा उसके ऊपर आप ऐसे गोल गोला लगा देंगे। अब बच्चों बोला गया है कि आपको चैप्टर में से विशेषण के और संज्ञा के शब्द छांट कर लिखने हैं। देखो बच्चों विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। जैसे कि मैं कहूँगी मीठा आम, तो मीठा जो शब्द है ना, आम की क्वालिटी बता रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ख़राब आम, तो ख़राब शब्द आम की क्वालिटी बता रहा है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी दूसरी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताता है, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों मीठा और ख़राब शब्द दोनों क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो आपको इस चैप्टर के अंदर से विशेषण वाले शब्द छांट कर लिखने हैं, यानी कि ऐसे शब्द लिखने हैं जो दूसरे शब्दों की तारीफ़ कर रहे हैं। जैसे कि विलायती क्या था, बैट था, है ना। उत्साह कैसा था, है ना, उत्साह थे। बच्चे कैसे थे, उत्साहित थे। बच्चे कैसे थे, सरल थे। बच्चों के हर एक, यानी कि हर एक बच्चे के पास से ना यहाँ पर लोगों का जमघट, जमघट कैसा था, लोगों का था। बिगाड़, है ना, बिगड़, कौन बिगड़ा था। जैसे कि बच्चे, यानी कि ऐसे शब्द, सभी शब्द जो दूसरों के बारे में कुछ बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी थी, वो सभी विशेषण कहलाएंगे। अब बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, इंसान का या जानवर का या किसी जगह का, या कोई भी चीज़, पहाड़, नदी, समुद्र, सभी शब्द क्या हैं, संज्ञा है। जैसे कि खेल, कच्चा, आम, पेड़, गुल्ली और ये दुनिया, है ना, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। आगे बच्चों आपसे बोला गया है कि अगर आपके घर में फर्स्ट एड किट है तो आप उसके अंदर क्या क्या सामान रखते हैं आपको बताना है। तो उत्तर लिखोगे कि प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड किट को हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा पेटी कहते हैं। तो आप लिखोगे कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में निम्न वस्तुएं रखते हैं: रुई, पट्टियाँ, डिटॉल, थर्मामीटर, पैरासीटामोल, एंटीसेप्टिक गोलियां और कैंची आदि। अब बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे कि ये दोनों बच्चियाँ इकड़ी दुगड़ी खेल रही हैं, यहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ये दोनों बच्चे लट्टू को नचा रहे हैं, और लास्ट के अंदर ये दोनों बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है। एक लड़की है जो कि अपने पैरों से तीरंदाजी कर रही है, मुँह से तीर की डोरी को खींचकर तीर चला रही है।
तो ये एक फेमस पैरा ओलंपिक विजेता है। आपको इनसे संबंधित कुछ जानकारी लिखनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इनका नाम शीतल देवी, एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। इनका जन्म 10 जनवरी 2007 को हुआ। ये एक दुर्लभ बीमारी फोकोमेलिया के साथ पैदा हुई, जिसके कारण इनके हाथ नहीं हैं। ये बिना हाथ पैर के पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। इन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और सबसे कम उम्र की भारतीय विजेता बनी।